नमस्कार दोस्तों, माइंड एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं सभी प्रकार की, चाहे राजस्थान पुलिस वगैरह हो, अभी हमारे सामने जो राजस्थान पुलिस की विज्ञप्ति आने वाली है, पटवार वगैरह है, इसके अलावा जो अपन रेलवे है, दिल्ली पुलिस वगैरह है, इनकी सभी एसएससी बैंक की सभी की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थियों के लिए सूचित किया जाता है कि माइंड कोचिंग क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो आने वाले जो और वीडियोज़ हैं, जैसे करंट अफेयर के वीडियोज़ हैं, ज्योग्राफी के अदर जो वीडियोज़ हैं, जिन जिन टॉपिकों में विद्यार्थियों की समस्याएं रहती हैं, जैसे कुछ एक टॉपिक इजी होते हैं, जैसे राजस्थान का भौतिक स्वरूप वगैरह होता है, इसके अलावा राजस्थान का सामान्य परिचय होता है, नदियाँ वगैरह, झीलें वगैरह, ये सभी विद्यार्थियों की रटी जाती है। लेकिन जो कुछ टॉपिक होते हैं वो विद्यार्थियों की समस्या आती है, जैसे खनिज वगैरह है, इनमें विद्यार्थी को थोड़ी समस्या आती है कि विद्यार्थी कहता है कि मेरे समझ में नहीं आया, इसमें खाने वगैरह हैं। खनिज संसाधन बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, जैसे उद्योग धंधा उनके याद नहीं हो पाता है, ऊर्जा संसाधन में उनके तकलीफें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जिन जिन टॉपिकों में या जिन जिन जो अपने बात करते हैं कि पठन सामग्री में विद्यार्थियों की समस्या आती है, उनका अपन जो वीडियोज हैं वो अपलोड करेंगे, जिनके बारे में आज अपन देखते हैं खनिज संसाधन। यानी सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है खनिज संसाधन। किसी न किसी एग्जाम में, आरपीएससी हो या अधीनस्थ बोर्ड हो, यहाँ से किसी न किसी खान के बारे में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है, चाहे पटवार हो, चाहे ग्राम सेवक हो या अन्य प्रकार की राजस्थान पुलिस हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है खनिज संसाधन। देखिए, खनिज संसाधन के बारे में हम इसको 5-6 वीडियो के भीतर, यानी बड़ा सा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक होने के कारण इसे 5-6 वीडियोज में इसमें अपन अध्ययन करेंगे। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कुछ विद्यार्थी कम फीस के चक्कर में 1100 और 2100 रुपये की खातिर यानी किसी दूसरी कोचिंग में चले जाते हैं। अब यानी उनको ये भी पता होना चाहिए कि 1100 और 2100 रुपये में क्या मिलने वाला है। एक अपनी राजस्थान की मारवाड़ी कहावत भी है कि यानी तिल्ला में ही तेल निकले करे हैं। यानी जैसे अपन बात करते हैं कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। यानी अगर कम फीस के अंदर जो पढ़ा रहा है तो वो यानी एक कम समय के लिए पढ़ाएगा, या तो उसका कार्ड कम कर दिया जाएगा, 2 महीने का कर दिया जाएगा, 1 महीने का कर दिया जाएगा, या फिर उसको जैसे शुरुआती दौर में तो अच्छा पढ़ा दिया जाएगा 10-15 दिन, लेकिन बाद में उसके साथ में कुछ गलत व्यवहार भी हो सकता है। तो यानी जो कम फीस के चक्कर में, जिन जिन संस्थाओं में कम फीस करके उसके लुभावने चक्कर में ना आकर अपना जैसे 1000, 2000, 3000 रुपये की खातिर अपना 1 साल 2 साल न गंवाएं। हो सकता है कि वहाँ पर 2100 रुपये में पढ़ा रहे हो, 1100 रुपये में पढ़ा रहे हो, किसी दूसरे संस्थान में 5-6 हज़ार में पढ़ा रहे हो, लेकिन ये देखना चाहिए कि गुणवत्ता कहाँ पर अच्छी मिलती है हमारे को, कहाँ पर अपना सिलेक्शन हो सकता है, कहाँ पर मेरा यानी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने से कौन से टीचर मेरा सिलेक्शन करवा सकते हैं, कहाँ तक मेरी मंजिल तक पहुँचा सकते हैं, ये आपको देखना होगा। तो यानी आज अपन देखते हैं खनिज संसाधन। खनिज संसाधन के बारे में अपन बात करेंगे। तो यानी ये सब इनकी जैसे अपन बात करते हैं खाने वगैरह के बारे में बात करेंगे, ये कौन से अयस्क से प्राप्त होता है इनके बारे में बात करेंगे, इनके उत्पादक जिलों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से उत्पादक जिले हैं, इन सब कुछ बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जैसे खनिज संसाधन, खनिज एक संसाधन का ही काम करते हैं। संसाधन कई प्रकार के होते हैं। संसाधन कुछ एक मूर्त रूप के होते हैं, कुछ एक अमूर्त के रूप के होते हैं। जैसे मूर्त रूप कौन सा होता है? मूर्त रूप यानी जो दिखाई देता है, वे वस्तुएं जो दिखाई देती है और मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे ये बोर्ड है, ये पंखा है, ये दिखाई दे रहा है, तो यानी ये मूर्त रूप है संसाधन का। कुछ एक अमूर्त रूप होता है जो दिखाई नहीं देता है, जैसे वायु वगैरह है, वो दिखाई नहीं देता है, तो वो क्या है? अमूर्त है। संसाधन वो भी है और संसाधन ये भी है। तो यानी मूर्त अमूर्त, कुछ एक का अपन नया रूप प्राप्त कर सकते हैं, कुछ एक नवीनीकरण होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इनका अपन पुनः वापस प्राप्त कर सकते हैं, यानी ये कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। और कुछ एक समाप्त होने वाले हैं जिनका अपन नया रूप नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें अनवीनीकरण कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कोयला है, पेट्रोल है, इनका एक बार दहन करने के बाद में इनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यानी अपन बात करते हैं कुछ नेचुरल होते हैं,
प्रकृति के द्वारा दिए हुए होते हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान वगैरह हैं, ये झीलें वगैरह हैं, जैसे प्राकृतिक झीलें हैं। तो कुछ एक प्राकृतिक होते हैं और कुछ एक आर्टिफिशियल होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं आर्टिफिशियल के बारे में बात करेंगे तो जैसे परिवहन वगैरह है, जनसंख्या है, कृषि वगैरह है, कृषि के जो संसाधन है, ये अपन बात करते हैं कि कुछ कृत्रिम भी होते हैं। जैसे पंखा वगैरह है, ये कृत्रिम ही है, मानव ने इससे बनाया है और मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो यानी संसाधन कई प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें आज संसाधनों में अपन जो खानों से निकालते हैं उन संसाधनों के अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो अपन ये बात करते हैं कि ये संविधान की कौन सी सूची का विषय है। संविधान की सूची के बारे में बात करेंगे तो ये संविधान की सूची होती है राज्य सूची का विषय, यानी राज्य सूची का विषय होता है। अब यानी अपन बात करते हैं कि खनिजों में एक तो होता है अपतटीय और एक होता है उपतटीय क्षेत्र। उपतटीय क्षेत्र, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बिटवीन डिफरेंस यानी दोनों के मध्य क्या अंतर है। यानी जैसे अपन बात करते हैं कि कोई भी ये तटीय भाग है, अब इस तटीय भाग से किसी भी देश के यानी जो अधिकार क्षेत्र होता है वो 200 नॉटिकल मील तक होता है। 200 नॉटिकल मील तक इसका अधिकार क्षेत्र होता है। अब इसमें अपन बात करते हैं कि कोई भी नेचुरल जो रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन करता है, तो वह तो आता है उपतटीय क्षेत्र, अपतटीय क्षेत्र में आता है। और जो सटा हुआ जो क्षेत्र है, तट के पास वाला जो क्षेत्र होता है वह होता है उपतटीय क्षेत्र। यह वाला होता है उपतटीय और जो सागरीय जो क्षेत्र होता है वह होता है अपतटीय। इस पर जो अधिकार होता है, यहाँ पर जो भी अपन बात करेंगे, जिसे प्राकृतिक गैस निकालेंगे, कोयला वगैरह निकालेंगे, उस पर अधिकार होता है वो केंद्र सरकार का होता है। इस पर अधिकार केंद्र सरकार का होता है, लेकिन उपतटीय जो क्षेत्र होते हैं उन पर यानी कौन सी सरकार का अधिकार रहता है, वो राज्य सरकार का अधिकार होता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि खनिज हमारे देश के कितने प्रतिशत है, खनिजों की क्या यानी अपने राजस्थान में दशा है, कैसी स्थिति है। यानी अपन बात करेंगे हमारे देश का 22% जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, वो अपने राजस्थान में मिलते हैं। यानी देश का 22% जो खनिज का उत्पादन अपने अकेले राजस्थान में किया जाता है। इसमें अपन बात करते हैं कि जैसे खनिजों की जो विविधता है, खनिजों की विविधता के आधार पर अपने राजस्थान को, पधारो नहीं हमारे राजस्थान को, यानी खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। यानी इस विविधता, इस डाइवर्सिटी को देखते हुए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। खनिजों का अजायब घर के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन आप स्टोरेज की बात करेंगे, भंडारण की बात करेंगे, बड़े बड़े जो भंडार जो क्षेत्र हैं वो अपने झारखंड राज्य में है। अब देखिए झारखंड राज्य के अंदर भी एक पठारी भूभाग है, जिस पठार का नाम है छोटा नागपुर का पठार। ये छोटा जो नागपुर का पठार है ये खनिज संपदा की दृष्टि से सर्वसंपन्न भूभाग है। यानी यहाँ पर बहुतायत में आपको खनिजों के भंडार वगैरह मिलेंगे। अब इसको क्या कहेंगे, इस छोटा नागपुर के पठार को क्या कहा जाता है, इसको भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। भारत का रूर क्षेत्र। अब दिमाग में आता है कि रूर कहाँ है, ये रूर क्या चीज है, ये जर्मनी देश में एक स्थान का नाम है। जर्मनी देश में एक स्थान का नाम है रूर, जहां से बड़ी मात्रा में कोयला निकाला जाता है। यानी अपन बात करेंगे कि ये कोयले के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है रूर, और अपन बात करते हैं कि जर्मनी देश में ये पड़ता है। लेकिन भारत में खनिज भंडारण की दृष्टि से सर्वसंपन्न भूभाग है छोटा नागपुर का पठार। अब इसे और भी क्या कहते हैं, इसे यानी भंडारण की दृष्टि से इसे खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। यानी भंडारण की दृष्टि से खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है। देखो विविधता के आधार पर अपने राजस्थान को देखा, लेकिन भंडारण की दृष्टि से अपन किसको कहेंगे, छोटा नागपुर का पठार। वो अपने कहाँ पड़ता है, वो अपने झारखंड राज्य में पड़ता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि हमारे देश की जो हमारे राजस्थान की कुल जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। जीडीपी के बारे में सुना होगा। जीडीपी पूरा नाम होता है इसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो भी आय प्राप्त होती है उसमें से अपने राजस्थान को खनिजों से जो आय प्राप्त होती है वो मात्र 5% होती है। यानी अपन बात करते हैं कि हमारे देश की हमारे राजस्थान की कुल जीडीपी है उसका 5% योगदान है वो किसका है, वो खनिजों का है। इसके बाद में अपन लोग ये बात करते हैं कि अपना जो राजस्थान है, राजस्थान में खनिजों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए यानी जो मिनरल्स पॉलिसी हैं, जो खनिज नीतियां हैं वो भी अपनाएगी। तो अपने इस क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की पहली खनिज नीति कब अपनाएगी, तो राजस्थान की पहली खनिज नीति बाबू साहेब के शासनकाल में सन 1978 ईस्वी में ये पहली खनिज नीति अपनाई गई थी। पहली खनिज नीति का नाम आए तो 1978 बोलना। अगर नई खनिज नीति की बात करेंगे तो नई खनिज नीति 5 जून 2015 को माननीय अपने राजस्थान की जो मुख्यमंत्री हैं जिसका नाम है वसुंधरा राजे के शासनकाल में राजस्थान में नई खनिज नीति अपनाएगी। ये तो थी यानी खनिजों से संबंधित विभिन्न प्रकार की बातें। हमारे देश का 22% खनिज यहाँ से निकाला जाता है राजस्थान से। जीडीपी में योगदान की बात करेंगे तो 5% है। पहली खनिज नीति 1978 में, नई खनिज नीति 2015 में विविधता के आधार पर राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भंडारण की दृष्टि से इसे कहा जाता है। ये राज्य सूची का विषय है। उपतटीय और अपतटीय क्षेत्रों के बारे में आपको अंतर बताया गया है। इसके अलावा अपन बात करते हैं इसको कितने भागों में बांट सकते हैं, इसका डिवाइजन करेंगे, इससे विभाजन करेंगे। तो खनिजों को यानी अगर गुण धर्म के आधार पर बांटेंगे तो गुण धर्म के आधार पर इसके 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक तो कौन कौन सा गुण धर्म के आधार पर भाग कौन कौन से हैं जिनके बारे में बात करेंगे। एक तो होता है धात्विक और एक होता है अधात्विक। गुण धर्म के आधार पर यानी सीधा सा अर्थ निकल रहा है कि गुण जिसमें गुण होता है या नहीं होता है, इसके आधार पर गुण धर्म के आधार पर खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है, 2। एक तो धात्विक, इंग्लिश में बोलते हैं इसे मेटेलिक, और दूसरा होता है अधात्विक खनिज। देखिए इनमें अंतर क्या है, धात्विक और अधात्विक में अंतर क्या है। सीधा सा अर्थ निकल रहा है जिसमें धातु का गुण प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। धातु का गुण प्रेजेंट होता है जिसे तो क्या कहेंगे, धात्विक। और जिसमें धातु का गुण क्या नहीं रहता है, अब यानी उपस्थित नहीं रहता है, उसे क्या कहते हैं, अधात्विक खनिज। ये क्या होते हैं, इनकी दूसरी विशेषता बात करेंगे, स्पेसिफाई की बात करेंगे तो ये धात्विक खनिज होते हैं वो चमकदार होते हैं, चमकदार। और ये क्या होते हैं, अनशाइनिंग यानी अचमकदार होते हैं, इनकी चमक नहीं होती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं ये विद्युत के सुचालक होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं और ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन इनमें भी आप एक्सेप्शन के तौर पर देखेंगे, अपवाद के तौर पर देखेंगे। तो अपवाद के तौर पर अपन देखेंगे जैसे जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट एक अधातु है और ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का यानी सुचालक अधातु है। चमकदार में भी बात करेंगे कि जो चमकदार है धातुक होती है, लेकिन अचमकदार जो होती है अधात्विक होती है। लेकिन इनमें भी आप देखेंगे जैसे नमक वगैरह है, नमक क्या होता है, चमकदार अधातु है। अपवाद स्वरूप यानी नमक क्या होता है, चमकदार होती है। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक अधातु होती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं ये क्या होते हैं, 4 नंबर पर देखते हैं कि धात्विक की 4 नंबर की विशेषता और क्या होती है। ये आघात वर्धनीय होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं यानी इनमें चोट सहन करने की अक्षमता होती है, उनमें क्या नहीं होती है, चोट क्षमता या चोट सहने की क्षमता नहीं होती है। ये क्या होते हैं, भंगुर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे मानव को भी एक भंगुर की श्रेणी दी गई है, यानी अगर इसको बार बार पीटोगे तो इसके कण हैं वो बिखर जाते हैं, यानी इसको बार बार पीटने पर इसके कण हैं वो टूट जाते हैं, कणे टूट जाते हैं। ये भंगूर की, इनको भंगूर की श्रेणी दी जाती है अधात्विक खनिजों को। अब देखिए इनमें धात्विक खनिजों में अपन देखते हैं कौन कौन से धात्विक खनिज हैं, जैसे सोना वगैरह है वो धात्विक है, चांदी वगैरह है। इसके अलावा अपन बात करते हैं एल्यूमिनियम है, ये धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। अधात्विक की बात करेंगे तो अधात्विक कौन कौन से हैं, जैसे अपन बात करेंगे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के अलावा फेल्सपार है, फेल्सपार के अलावा क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज के अलावा अपन बात करते हैं बेराराइटस है,
बेरा राइटस है, अब्रक वगैरह है, लिथियम है, बेरिलियम है, यूरेनियम है, कोयला वगैरह है, खनिज तेल है, वो अधात्विक खनिजों के भीतर रखे जाते हैं। अब यानी अपन लोग ये बात करते हैं कि जो धात्विक खनिज में से भी एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है, इसको भी पुनः दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से दो भाग? यानी धात्विक को पुनः दो भागों में बांट सकते हैं, और वो पार्ट्स कौन कौन से हैं? जिन पार्टों के बारे में बात करते हैं तो इनको पुनः दो भागों में बांटा गया है। एक तो लोह धात्विक खनिज, लोह धात्विक खनिज, और दूसरा पार्ट है अलोह धात्विक खनिज, अलोह धात्विक खनिज। यानी धात्विक को भी पुनः कितने भागों में बांटा गया है? धात्विक को भी पुनः दो भागों में बांटा गया है, लोह धात्विक और अलोह धात्विक। इसका मतलब यहीं से निकल रहा है, जिसमें लोहांश पाया जाएगा वो लोह होगा, और जिसमें लोहांश नहीं पाया जाएगा वो क्या होगा? अलोह। अब अक्सर यहां से क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो तांबा के बारे में ही पूछा जाता है कि तांबा लोह है या अलोह है, तो ये ध्यान में रखना, तांबा अलोह धात्विक खनिज है। इनके अंदर और भी देखते लेते हैं कि धात्विक में कौन कौन, धात्विक लोह धात्विक में कौन कौन से आते हैं, अलोह धात्विक में कौन कौन से खनिज मिनरल्स आते हैं, जिनके बारे में देखते हैं। लोह धात्विक खनिज, लोह धात्विक खनिज के बारे में आप देखते हैं तो लोह धात्विक में एक ही बिंदु ध्यान में रखना है, लोहे की HMT निकालो, लोहे की HMT निकालो। उससे पहले अपन ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि धात्विक खनिज कौन से हैं। धात्विक खनिज, धात्विक खनिज यानी जैसे अपन आश्चर्य करते हैं, सरप्राइज करते हैं, उस समय अपने मुख से एक शब्द बोला करते हैं, जैसे कुछ एक अरे बोल देते हैं, कुछ एक अनलय, यानी अनलय मेरे से तो ये टूट गया है, तो यानी यहां पर एक शब्द का प्रयोग करेंगे, अनलय में सीसा, जस्ता, चांदी, सीसा, जस्ता, चांदी का ताज टांग दिया, ताज टांग दिया, टांग दिया। यानी यहां पर आप देखेंगे आनलय, आनलय शब्द का यानी यहां से क्या लिया जाता है, मींस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। और मेका क्या होगा यहां पर, मेका होगा मैग्नीज, मेका क्या होगा, मैग्नीज। और सी का मतलब क्या होगा, सीसा, और सा का मतलब होगा सोना वगैरह। इसके अलावा जस्ता है वगैरह, चांदी है, चांदी के अलावा अपन बात करते हैं तांबा है, तांबा के अलावा टंगस्टन है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये धात्विक खनिज है। अब धात्विक में अपने को क्या लेना है, लोह धात्विक। अब यानी आपको अगर धात्विक खनिज के बारे में पता है तो अधात्विक के बारे में ऑटोमेटिक ही पता हो जाएगा। यानी इनको छोड़कर क्या है, लोह यानी अधात्विक खनिज है। जैसे अपन बात करते हैं फेल्सवा, लिथियम, यूरेनियम, अब्रक, बेराराइट, क्वार्ट्ज, सुलेमानी पत्थर, संगमरमर, इसके अलावा अपन सलेटी पत्थर, कोयला, खनिज तेल, ये सारे क्या है, अधात्विक। यानी इनको छोड़कर जो खनिज आते हैं वो अधात्विक खनिज के भीतर आते हैं या अंदर रखे गए हैं, श्रेणी में रखे गए हैं। देखो इनमें से अपन को ये छांटना है कि इनमें लोह कौन से हैं, लोह धात्विक खनिज कौन से हैं। अगर आपको लोह धात्विक अगर निकाल लिया तो अलोह धात्विक ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी अपन बात करते हैं, एक छोटा सा बिंदु ध्यान में रखना है, लोहे की HMT निकालो, लोहे की HMT निकालो। यानी लोहा यानी H का मतलब हेमेटाइट, ये किसके किस्म का नाम है, ये लोहे की किस्म का नाम है। M का मतलब क्या हो गया यहां पर, मैग्नीज, और T का मतलब क्या हो गया, टंगस्टन, और नी का मतलब हो गया निकिल, और का मतलब हो गया कोबाल्ट। ये जो खनिज है, ये जो मिनरल्स हैं, ये लोह धात्विक खनिज है। यानी लोहे की HMT निकालो, HMT का मतलब होता है हेमेटाइट, मैग्नीज, टी का मतलब हो गया टंगस्टन, और नी का मतलब हो गया निकिल, और के का मतलब क्या हो गया, कोबाल्ट। ये है लोह धात्विक खनिज। अब अलोह धात्विक खनिज, इनमें देखो अलोह धात्विक खनिज के अंदर भीतर कौन कौन से रह गए, अलोह धात्विक खनिज। जैसे अपन बात करते हैं तांबा है,
सोना है, जस्ता है, सीसा है। सीसा के अलावा अपन बात करते हैं एल्यूमिनियम है,